नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त और आज हम शुरू करेंगे बीएनएसएस का तीसरा चैप्टर यानी पावर्स ऑफ कोर्ट। ये चैप्टर हमें बताता है कि किस कोर्ट के पास किस तरह के मामले को सुनने और कितनी सजा देने की ताकत है। इसे हम नोट्स की तरह पढ़ेंगे जिसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कानूनी पाठशाला को। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 को, बीएनएसएस, जो बात करेगा पावर्स ऑफ कोर्ट। तो सबसे पहले हम इसका सेक्शन 21 को डिकोड करने की कोशिश करेंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि सेक्शन 1 से लेकर 20 तक बीएनएसएस की इस चैनल पे जो सीरीज चलाई गई है उस पर पहले ही कवर किया जा चुका है। तो सेक्शन 21 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सेक्शन 21 कहता है कौन सा न्यायालय अपराध का विचारण कर सकता है। इसका मतलब है कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। तो ये क्या कहता है? कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। ये बात करेगा सेक्शन 21। तो इसको बड़े आसानी से समझो। सबसे पहले अपनी पेन और कॉपी को निकाल लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि कौन सा कोर्ट किस तरह के अपराधों को सुन सकता है। तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत आने वाले किसी भी अपराध का विचारण को इंग्लिश में ट्रायल कहते हैं। तो ये हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए किसी अन्य कोर्ट में हो सकता है। ठीक है, बीएनएस में जितने भी अपराध दिए गए हैं तो उनका ट्रायल या तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए किसी भी अन्य कोर्ट में हो सकते हैं। अब एक खास बात याद रखेंगे कि बीएनएस का सेक्शन 64 से 71 देखेंगे। बीएनएस का जो सेक्शन 64 से 71 है ना, तो ये बात करता है यौन हमले की, ना रेप वगैरह। तो ये वाले जितने भी अपराध होंगे तो इनका विचारण मतलब ट्रायल जहां तक संभव हो महिला न्यायाधीश मतलब वुमेन जज द्वारा ही किया जाएगा। किसी दूसरे कानून के तहत आने वाले अपराधों को भी हाई कोर्ट या फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए कोर्ट में सुना जा सकता है। तो यहां आपने सेक्शन 21 को बड़े आसानी से समझ लिया। तो यहां पर आपने क्या क्या देखा कि सेक्शन 21 कहता है कि कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि बीएनएस में जितने भी अपराध दिए गए हैं उनको या तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए किसी भी कोर्ट में उसका ट्रायल हो सकता है। और दूसरी बात कि बीएनएस के सेक्शन 64 से 71 है ना, जो यौन शोषण से जुड़े मामले हैं, इनका ट्रायल जहां तक संभव हो वुमेन जज द्वारा ही किया जाएगा। और तीसरी चीज हमने क्या सीखी इसमें, दूसरे कानून के तहत आने वाले अपराधों को भी हाई कोर्ट या फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए कोर्ट में सुना जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है हाई कोर्ट और सेशन जज द्वारा पारित की जाने वाली सजा, मतलब सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि आखिर हाई कोर्ट और सेशन जज के पास कितनी सजा देने की ताकत है, और यह बात कही गई है सेक्शन 22 में। तो दोस्तों अब बात करें पावर की, तो हाई कोर्ट तो किसी भी तरह की सजा दे सकता है जो कानून में है। याद रखेंगे, जो कानून में है, यानी हाई कोर्ट किसी को भी फांसी की सजा दे सकता है क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट तो यही है। अब समझते हैं सेशन जज के बारे में। तो सेशन जज या अपर सेशन जज, जैसे हम एडिशनल सेशन जज, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कहेंगे। तो दोस्तों सेशन जज हो या एडिशनल सेशन जज हो, ये भी कानून के द्वारा जितनी भी ऑथराइज्ड मतलब अधिकृत कोई भी सजा दे सकते हैं। अगर ये किसी को मौत की सजा मतलब डेथ सेंटेंस सुनाते हैं तो उसे हाई कोर्ट से मंजूरी मतलब कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट लेना जरूरी होता है। उम्मीद है सेक्शन 22 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं
कि सेक्शन 22 में हमें बताया गया है कि हाई कोर्ट और सेशन जज कितनी सजा दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट तो मैक्सिमम सजा दे सकते हैं जो कि कानून में दी गई है। उस कानून में मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकती है? डेथ पेनल्टी। तो हाई कोर्ट को पावर है। अब सेशन जज को भी पावर है, लेकिन अगर वो डेथ पेनल्टी देगा तो उसे कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट लेना जरूरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 23 को, मजिस्ट्रेट द्वारा पारित की जाने वाली सजा। अब ये भी तो देखें कि जो हमारे कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट बैठे हैं आखिर उनको कितनी पावर है। तो सेंटेंसेस व्हिच मजिस्ट्रेट में पास। ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखें, अब आप देखेंगे तो मजिस्ट्रेट जो है कौन कौन कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। समझो इसको। देखो दोस्तों, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा ये मौत की सजा सबसे पहले याद रखेंगे, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वो ना तो डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, और ना ऐसी सजा दे सकते हैं जो 7 साल से ज्यादा की हो। तो क्या कर सकते हैं? ये ऐसी सजा दे सकते हैं जो 7 साल से कम की हो। अब समझते हैं दूसरा मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा ये 3 साल तक की जेल, मतलब 3 इयर्स तक की क्या दे सकता है? इम्प्रिजनमेंट, जेल, या 50,000 रुपए तक का, कितना? 50,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, है ना। और देखो साथ में एक चीज और देखो, कम्युनिटी सर्विस की सजा भी दे सकता है। कम्युनिटी सर्विस की सजा दे सकता है। तो क्या देखा अभी दोस्तों कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो ना तो डेथ पेनल्टी दे सकता है, ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, और ना कोई ऐसी सजा दे सकता है जो 7 साल से ज्यादा की हो। और हमने दूसरा क्या देखा? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या कितनी पावर है? ये 3 साल तक की ही जेल दे सकते हैं, या 50,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों, और साथ में एक कम्युनिटी सर्विस भी सजा के तौर पर दे सकते हैं। अब दोस्तों, अब देखते हैं द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को देखें अब अपन, तो ये 1 साल तक की जेल, मतलब 1 ईयर तक की जेल। ठीक है, 1 ईयर तक की जेल हो गई, या 10,000 का जुर्माना, 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। अब ये कुछ भी हो सकता है, 1 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, ये केस के ऊपर डिपेंड करेगा। और कम्युनिटी सर्विस की भी सजा, प्लस कम्युनिटी सर्विस, इसकी सजा भी दी जा सकती है। तो अभी तक आपने क्या देख लिया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा वो ना तो डेथ पेनल्टी दे सकता है, ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, और ना ऐसी सजा जो 7 साल से ज्यादा की हो। फिर हमने देखा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अच्छा देख लिया। फिर हमने देखा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तो ये 3 साल तक की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना, और क्या साथ में कम्युनिटी सर्विस। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2, तो ये क्या है? ये सिर्फ 1 साल तक की जेल दे सकते हैं, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों, डिपेंड्स अपॉन द केस, और कम्युनिटी सर्विस। अब आप कहेंगे कि सर आप कम्युनिटी सर्विस कह रहे हो, तो ये है क्या आखिर? तो मेरे दोस्तों, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि कोर्ट किसी अपराधी को ऐसा काम करने का आदेश दे सकता है जिससे समुदाय को फायदा हो, और इस काम के लिए उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कहला गई कम्युनिटी सर्विस। अब दोस्तों समझते हैं जुर्माना ना देने पर कारावास की सजा। इसे समझते हैं। अब का मतलब, अब हम आ गए हैं सेक्शन 24 पर। तो ये कह रहा है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, SENTENCE, सेंटेंस ऑफ
इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब आप पर मान लीजिए कोर्ट ने कोई फाइन लगाया और आपने उस फाइन को नहीं भरा, तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों, यह सेक्शन हमें बताता है कि अगर कोई अपराधी जुर्माना नहीं दे पाता तो उसे कितनी और जेल हो सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे इस सेक्शन में दो सब सेक्शन जुड़े हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 24 क्लॉज 1 को। तो देखें, जुर्माना ना देने पर जो जेल होगी वो मजिस्ट्रेट की असली सजा की पावर से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब मजिस्ट्रेट जितनी सजा देने के लिए केपेबल है वो उससे ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। ठीक है, क्लॉज 1 कह दिया। और क्लॉज 2 कहता है, 24 क्लॉज 2, ये क्या कहता है कि यह जेल की सजा अपराधी को दी गई मुख्य सजा के अलावा होगी। तो जो उसकी मेन पनिशमेंट होगी तो वो तो काटनी ही है, प्लस ये जो फाइन वाली सजा होगी वो एडिशनल होगी। ठीक है, तो सेक्शन 24 क्या कहता है कि अगर आप पर मान लीजिए जुर्माना ठोका गया और आपने उस जुर्माने को नहीं भरा तो कोर्ट की क्या पावर है? तो इसके दो सेक्शंस हैं। 24 क्लॉज 1 कहता है कि ये सजा डिफॉल्ट ऑफ फाइन वाली जो सजा होगी ये उतनी ही होगी जितनी मजिस्ट्रेट सजा देने के लिए केपेबल है। और इसका सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 कहता है कि जो ये सजा होगी ये एडिशनल होगी, जो मेन पनिशमेंट है प्लस फाइन की सजा एडिशनली होगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब समझते हैं सेक्शन 25 को। सेक्शन 25 को अब दोस्तों ये कहता है कि एक ही ट्रायल में कई अपराधों की सजा। देखें, सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। मतलब आपकी हॉबी ही थी मान लीजिए अपराध करना, है ना, तो आपने एक से ज्यादा अपराध किए होंगे। तो सेंटेंसेस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। समझते हैं बेटा इसको, है ना। बीएनएसएस का सेक्शन क्या कह रहा है? ये कि अगर किसी एक ही व्यक्ति को एक ही सजा, मतलब एक ही व्यक्ति को एक ही केस में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है। आपने देखा होगा जब किसी पर कोई केस लगता है तो 3-4 धाराएं लगती ही लगती है, कोई एक धारा नहीं लगेगी। तो अब इसका सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 25 का क्लॉज 1। देखो, कोर्ट सभी अपराधों के लिए अलग अलग सजा दे सकता है, मतलब अलग अलग सजा। ये सेक्शन 25 का क्लॉज 1 कह रहा है। अब सेक्शन 25 क्लॉज 2 को समझते हैं। सेक्शन 25 क्लॉज 2, इन सजाओं को एक साथ मतलब होता है बेटा कॉन्करेंटली या एक के बाद एक को क्या बोल देंगे हम? कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्करेंटली मतलब एक साथ, या कॉन्जिक्यूटिवली चलाया जा सकता है। लेकिन जो टोटल पनिशमेंट होगी, कुल सजा 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब टोटल पनिशमेंट नॉट मोर देन 20 ईयर्स। ठीक है, यह सजा उस कोर्ट की सिंगल केस में दी जाने वाली सजा की पावर के दोगुने से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब क्या हुआ? बड़े ध्यान से समझो बेटा, यह सजा उस कोर्ट की मतलब जिस भी कोर्ट में ये केस चल रहा होगा, दी जाने वाली सजा, मतलब अब उस कोर्ट की मैक्सिमम पावर कितनी है सजा देने की? जितनी भी पावर है उससे दुगने से ज्यादा नहीं हो सकती। और किस कोर्ट की कितनी पावर है ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन 26 एंड 27 पर। क्या कहता है? शक्तियां प्रदान करने का तरीका मतलब मोड ऑफ कन्फेरिंग पावर्स। अब समझो इसको बड़े आसान तरीके से। तो मेरे दोस्तों, ये सेक्शन बताता है कि कोर्ट्स या सरकार किसी व्यक्ति को कैसे शक्तियां दे सकते हैं। ये सेक्शन मेन क्या बता रहा है कि कोर्ट या सरकार, गवर्नमेंट, किसी व्यक्ति को कैसे शक्तियां दे सकते हैं। तो सबसे पहले आओ अपन पढ़ते हैं सेक्शन
26 को, पहले इसको डिकोड करते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, जो हाई कोर्ट होगा और जो राज्य सरकार होगी, मतलब हाई कोर्ट और राज्य सरकार किसी व्यक्ति को नाम से या उसके पद के आधार पर शक्तियां दे सकती है। भाई होता है ना कि कलेक्टर की कितनी पावर है, एसपी की कितनी पावर है, टीआई की कितनी पावर होती है। तो इस तरीके से सेक्शन 26 कहता है, अब ये जो पावर दी जाएगी, ये जो पावर होगी, या तो ये उसके नाम से दी जाएगी कि इस फलाना व्यक्ति को इतनी शक्तियां प्रदान की जाती है ना, या उसके पोस्ट के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, अब समझो सेक्शन 27 को। देखो, अगर कोई अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह उसी पद पर ट्रांसफर होता है, सेम पोस्ट पर ट्रांसफर होता है, तो उसकी शक्तियां भी उस नए इलाके में लागू हो जाती हैं। अब आपने देखा होगा, जैसे एसपी कहीं भी जाए, उसकी पावर कहीं ये नहीं होगी कि इस जिले में उसकी पावर कम हो गई तो उस जिले में बढ़ गई, पावर उसकी सेम रहेगी, जब तक कि हाई कोर्ट या राज्य सरकार कोई निर्देश ना दे। कोई, समझ रहे हैं कि कोई अगर मान लीजिए इस पोस्ट को लेके कोई ऐसा ऑर्डर ही निकाल दिया गया, ये इस जिले में फलाना फलाने को अगर ट्रांसफर किया जाता है तो ये इसकी शक्तियों में ये संशोधन किया जाएगा। तो 26 और 27 आप समझ गए होंगे कि 26 कहता है कि ये जो पावर होंगी या तो उसके नाम या उसकी पोस्ट के आधार पर दी जाएगी, और सेक्शन 27 कहता है कि भले ही उस व्यक्ति और उस पोस्ट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो, उसकी पावर में कोई कमी ना आएगी, जब तक कि कोई एक ऐसा सरकार या हाई कोर्ट के द्वारा कोई आदेश नहीं निकाल दिया जाता। चलिए, मतलब ट्रांसफर पर पावर क्या होगी बेटा, सेम ही रहेगी, जब तक अनलेस हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकाल देती। तो अब तक हमने 27 सेक्शन तक देख लिया है। अब हम देखते हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28 इसका मतलब होता है विथड्रॉल ऑफ पावर। विथड्रॉल ऑफ पावर, अभी तक आपने क्या देखा कि हमने पावर तो दे दी, सेक्शन 26 और 27 के अकॉर्डिंग हमने पावर दे दी, है ना, और ये भी बता दिया कि तुम भैया ये पावर लेके कहीं भी जाओगे तुम्हारी पावर सेम रहेगी। अब लेकिन ये भी तो समझें कि विथड्रॉल ऑफ पावर मतलब शक्तियां वापस किस तरीके से ली जाएंगी। देखें, जिसने शक्तियां दी है तो वही वापस ले सकता है, मतलब जो आपको शक्तिमान बनाएगा उसके पास तो आपसे भी ज्यादा पावर होगी ना कि आपकी शक्तियां वापस ले ले। तो देखें, सेक्शन 28 कहता है कि हाई कोर्ट या राज्य सरकार किसी भी अधिकारी को दी गई शक्तियों को वापस ले सकती है, क्योंकि आखिर ये शक्तियां दी किसके द्वारा गई थी, हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब समझो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई शक्तियां वही वापस ले सकते हैं जिन्होंने उसे दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है विथड्रॉल ऑफ पावर कौन कर सकता है, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट। और इस सेक्शन में क्या दिया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, अब अगर ये किसी को कोई पावर देंगे तो भैया इस पावर को वापस यही ले पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 29 को। सेक्शन 29 क्या कहता है? तो दोस्तों, सेक्शन 29 बताता है हमें कि पद में उत्तराधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य, मतलब पावर एंड ड्यूटीज ऑफ सक्सेशन इन ऑफिस। तो यह सेक्शन हमें बताता है कि अगर कोई जज या मजिस्ट्रेट अपने पद पर नहीं है, मतलब है ना, अपनी पद पर नहीं है, तो उसका काम कौन संभालेगा। तो सबसे पहले इसमें देखो, सेक्शन 29 क्लॉज 1 को समझो। जज या मजिस्ट्रेट के अधिकार और कर्तव्य। जज, ठीक है, जज या मजिस्ट्रेट अगर ये अपने पद पर नहीं है तो भैया कौन संभालेगा ऑफिस को, और ड्यूटीज कौन संभालेगा, तो जो भी इनके बाद आएगा, मतलब सक्सेसर इन ऑफिस। ठीक है, सेक्शन 29 क्लॉज 2 को समझते हैं, और सेक्शन 29 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 को समझते हैं। ठीक है, अगर उत्तराधिकारी कौन है, मतलब इस पर कंफ्यूजन है, तो सेशन जज या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, है ना, अगर मान लीजिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, किस बात का कंफ्यूजन,
कि हु इज सक्सेशन, मतलब अब कुर्सी कौन संभालेगा। भैया अब ये इस कंफ्यूजन को दूर करने का काम किसका है? इस कंफ्यूजन को दूर करने का काम है सेशन जज का या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। तो दोस्तों ये था बीएनएसएस का चैप्टर 3। उम्मीद है कि यह आपको समझ आ गया होगा कि हमारे देश की न्यायपालिका में इस जज के पास कितनी पावर होती है। अब अगर अगली बार आप किसी कोर्ट के बाहर खड़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि वह किस तरह का केस सुन सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और भी मजेदार कानूनी किस्से और कानूनी जानकारी जल्द ही वापस लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और समझते रहिए कानून को। मैं हूं आपका दोस्त राहुल लखेरा।